नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करते हुए आज की क्लास में हम छायावाद से संबंधित उन सभी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एमसीक्यूज है हिंदी साहित्य से संबंधित, उनको हम जो है लगातार प्रैक्टिस करते हुए अधिक से अधिक तथ्यों की बार-बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी, पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो, जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम छायावाद के पीवाईक्यू को करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो यहाँ पर छायावाद शब्द का प्रयोग पूछा हुआ है। सबसे पहले किस आलोचक ने छायावाद शब्द का प्रयोग किया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये ध्यान रखना है, शुक्ल के अनुसार जो है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है, ये छायावाद के जनक एवं प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कौन? मुकुटधर पांडे जी। और जो है आपको पता ही है, अलग अलग विद्वानों ने छायावाद का प्रवर्तक अलग अलग माना है। एक है हमारे ईलाचंद्र जोशी जी। ईलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना? तो ध्यान रखना है, ईलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है, जयशंकर प्रसाद को। और साथ ही जो है सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले जो विद्वान हुए हैं, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जो प्रवर्तक है वो किसने माना? तो ध्यान रखना आपको, नंद दुलारे वाजपेयी ने, दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को जो है छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे, इलाचंद्र जोशी के अनुसार जयशंकर प्रसाद और नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार सुमित्रानंदन पंत। और छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला आलोचक भी मुकुटधर पांडे जी था। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट और अन्य तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने छायावाद सिद्ध करने में मुकुटधर पांडे के जो श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित जो लेखमाला उन्होंने प्रकाशित की, तो उसकी अहम भूमिका रही किसमें? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग सिद्ध करने में। मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति, ये कई बार पूछी जाती है, कुकरी के प्रति किसकी कविता है? तो ध्यान रखना है, ये कविता भी मुकुटधर पांडे जी की है। और कुकरी के प्रति मुकुटधर पांडे जी की प्रथम छायावादी कविता मानी जाती है और समस्त हिंदी साहित्य जगत में इसे स्वीकार भी किया है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रथम छायावादी कविता का नाम बताइए, तो कुकरी के प्रति है और किसके द्वारा रचित है? ये मुकुटधर पांडे जी की है। उसके बाद जो है, इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे और 1916 में इसकी पहली कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। इनकी जो है कीर्तियां और अन्य कीर्तियां, मुकुटधर पांडे जी की बात कर रहे हैं, तो 16 में पहला कविता संग्रह पूजा के फूल, पहली कविता कुकरी के प्रति। और इनकी प्रमुख जो कीर्तियां रही है मुकुटधर पांडे जी की, शैलबाला, लक्ष्मा, वृक्षरंग, हृदयदान, जो मामा, ये इतनी नहीं पूछी जाती जितनी की जो है कुकरी के प्रति इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है। और पूजा के फूल भी इनका याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आंसर हमारा मुकुटधर पांडे। अन्य परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावाद युग का प्रवर्तक सर्वमान्य तौर पर तो भाई जो है जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। सर्वमान्य
भी जयशंकर प्रसाद जी हैं, और जो है ईलाचंद्र जोशी के अनुसार भी जयशंकर प्रसाद जी को ही माना जाता है। पंत को किसने माना? तो सुमित्रानंद पंत को जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने, दुलारे वाजपेयी। आई होप आप समझ रहे होंगे, किसी भी प्रकार से जो है प्रश्नों को पूछा जा सकता है। एक सेकेंड भाई। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार जो है छायावाद का प्रवर्तक कौन रहा है? सुमित्रानंदन पंत। और ईलाचंद्र जोशी के अनुसार और सर्वमान्य तौर पर छायावाद का प्रवर्तक पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इससे संबंधित और अन्य तथ्य जब हम देखते हैं भाई क्या दिया गया है व्याख्या में। तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं के संबंध में एक लंबा विवाद खड़ा हुआ है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली के साथ जो है इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं। यानी गंगा प्रसाद पांडे जी द्वारा एक रचना भी लिखी गई महाप्राण निराला, जो कि इनकी निराला की जीवनी पर आधारित रचना है। तो इन्होंने ही, गंगा प्रसाद ने ही जो है निराला जी को महाप्राण की संज्ञा दी है। महाप्राण, ये पूछा जाता है महाप्राण किसे कहा जाता है? तो निराला को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और किसने कहा, अगर ये पूछा जाए या किस के द्वारा महाप्राण नाम दिया गया निराला जी को, तो ध्यान रखना है गंगा प्रसाद जी द्वारा। और गंगा प्रसाद ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना? तो निराला जी को। किसी भी प्रकार से तथ्यों को पूछा जा सकता है। छायावाद का काल 1918 से 1938 तक माना जाता है, जहां से जो है जयशंकर प्रसाद की झरना रचना से जो है छायावाद का काल माना गया है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना रचना 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले हुआ और छायावाद को भी यहीं से शुरुआत मानी गई। छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी गई। सबसे पहले जो है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, फिर निराला, फिर महादेवी वर्मा। इस प्रकार से छायावाद के 4 स्तंभ माने गए। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लेखक हुए हैं छायावाद के ये चारों। तो अतः जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगर सर्वमान्य तौर पर ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाए छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो हम जयशंकर प्रसाद को लगाएंगे। शुक्ल के अनुसार पूछा जाए तो मुकुटधर पांडे जी को, और जो है नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पूछा जाए तो आपको जो है सुमित्रानंद पंत को आंसर देना है। और गंगा प्रसाद के अनुसार पूछा जाए तो निराला को बताना है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से तथ्यों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है इनमें से? पल्लव, लहर, कमायनी या झरना? तो मैंने आपको बताया था झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और झरना से ही जो है छायावाद की शुरुआत मानी जाती है 1918 से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्य धारा में जो है रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ये आपको पता ही है, छायावाद के अंतर्गत जो है रहस्यवाद देखने को हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। छायावाद आधुनिक काल की छायावाद काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद 2 अर्थों में प्रयुक्त किया गया, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। शुक्ल के अनुसार ये कथन दिया गया है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। छायावाद की इनमें से कौन कौन सी विशेषता हो सकती है?
ये आपको बताना है कि छायावाद विशेषण विपर्य है, बिल्कुल है। छायावाद में स्वच्छंदता का भावावेश है, बिल्कुल है। और जो छायावाद में मूर्ति विधान भी दिया गया है, लेकिन इतिवर्तात्मक की जो विशेषता है, आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि 1, 2, 3 ये तीनों विशेषताएं हमें छायावाद के अंतर्गत देखने को मिलेगी। लेकिन इतिवर्तात की बात आए तो द्विवेदी काल में हमें इतिवर्तात्मकता के जो है देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप इतिवर्तात्मकता की बात करोगे तो इतिवर्तात्मकता किस प्रकार की जो काव्य शैली को कहा गया है, तो इसमें जो है एक बिल्कुल व्याख्या सहित कह सकते हैं। इसमें वस्तु वर्णन और जो है एक तरह से हम कह सकते हैं आख्यान शैली को अपनाया गया है। और साथ ही हम कह सकते हैं कि घटनाओं पर जो है जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जिसमें घटनाओं के साथ साथ तथ्यों पर बल दिया जाता है, किसी भी चीज के तथ्यों पर बल दिया जाता है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर, और अन्य तथ्य देखते हैं इससे संबंधित। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध, चमत्कार, विशेषण विपर्य, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल दिया जाता है। अगर छायावाद की विशेषता पूछी जाए तो इन सभी जो का प्रयोग जो है छायावाद के अंतर्गत किया गया है। और शुक्ल के अनुसार छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है, यानी कि रहस्यवाद की भावना भी देखने को हमें मिलती है छायावाद में। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया है। और छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया गया है। इतिवर्तात्मकता जो है मैंने आपको बताया द्विवेदी युग की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। काफी बार पूछी जाती है कि इनमें से द्विवेदी युग की विशेषता कौन सी रही है। इतिवर्तात्मक जो है प्रधान रूप से जो है इसकी विशेषता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। चित्रात्मक भाषा व लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता है? तो चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली हमें किस युग की भाषा देखने को मिली है? तो ये अभी हमने बात करी थी छायावाद की विशेषताओं में, तो आंसर हो जाएगा छायावाद की विशेषताओं में। आगे बढ़ते हैं। छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत तथा संगीतात्मक है। चित्रमयी कल्पना, लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव व सरस बना दिया है। पर भावानुं पर चयन करने में इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन भी किया है। और अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीयकरण तथा विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का उदय एवं प्रचुर मात्रा में इनका प्रयोग भी किया है। भाषा खड़ी बोली को संवारने, इनमें ब्रज भाषा जैसे लोच और सरसता लाने, उनकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में क्या मिलता है? वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में जो है हमें अभिव्यंजना का उत्कर्ष देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट और देखते हैं इससे समझने के लिए। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंत साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म पर साधनों का प्रयोग कौशल पूर्ण हो।
यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आशु में प्रसाद जी की अंतर भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई वैसे अन्य विरल है। कामायनी में एक प्रौढ़ विद्वता झलकती है और अमूर्त भावों को मूर्त रूप से देखने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है और प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। तो ये ध्यान रखना है। और प्रसाद की कविताएं मधुर माधुर्य रस से भरी हुई है। परंपरा से कटकर हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भाव भूमि का निर्माण किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी रही है? तो छायावाद। आधुनिक काल में सबसे पहले आपको सॉरी आधुनिक काल में आपको पता ही है सबसे पहले जो है भारतेंदु युग आया, फिर द्विवेदी युग आया और तीसरा उत्थान छायावाद का हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को दो खंडों में विभाजित किया गया, गद्य खंड और काव्य खंड। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा गया। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन किया और दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विलक्षित है। और काव्य खंड में दो प्रकरण रहे, पुरानी काव्य धारा, नई काव्य धारा। नई काव्य धारा की तीन उत्थान दिए गए हैं, प्रथम, द्वितीय व तृतीय। ये शुक्ल के अनुसार जो है डिवाइड किए गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना। आधुनिक काल को कितने जो उन्होंने खंडों में बांटा है, किसमें कितने जो प्रकरण दिए गए हैं, तो ये सभी पेपर से पूछे जा सकते हैं। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि काव्य खंड के शुक्ल के अनुसार जो आधुनिक काल में काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तीसरे उत्थान को क्या नाम दिया गया है? छायावाद नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जो है खड़ी बोली में लिखा। खड़ी बोली का इनका जो है काफी प्रसिद्ध महाकाव्य रहा है। हिंदी खड़ी बोली का काफी प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है जो है कामायनी। और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य पूछा जाए तो प्रिय प्रवास। और कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। इम्पोर्टेंट है 15 के 15। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना सभी सर्गों को आपको एक बार से याद कर लेना है, क्योंकि कर्मानुसार जो है सर्गों की वो जो पूछ लिया जाता है कि ये जैसे कि चिंता सर्ग किस नंबर पे है, ये जो है श्रद्धा सर्ग कौन से नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य है और मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश दिया जाता है। यह रूपक कथा काव्य भी है और इनकी यह कीर्ति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। तो हिंदी में ताजमहल के समान जो है कामायनी को किसने माना? ध्यान रखना है, सुमित्रा नंदन पंत को। कामायनी महाकाव्य को इन्होंने हिंदी में ताजमहल के समान माना, सुमित्रा नंदन पंत ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले विद्वान शांति प्रिय द्विवेदी माने जाते हैं। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी 1935 में रचित रचना। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है। छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद नाम कहा है। और शांति प्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियां लिखी, जिसमें प्रमुख है ये शांति प्रिय द्विवेदी की नहीं पूछी जाती भाई इतनी ज्यादा रचनाएं।
फिर भी आप इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाओं को पढ़ सकते हो। परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सामायिकी भी इम्पोर्टेंट है। धरातल, जीवन यात्रा, परिवारजक की परिचय, वृंत और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन, स्मृतियाँ और कीर्तियाँ, ये सभी रचनाएं शांति प्रिय द्विवेदी जी की हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कामायनी में जितने भी प्रतीक है उनको आपको ध्यान रखना है। मनो मन का, और जो है श्रद्धा हृदय का, पीड़ा बुद्धि की, इस प्रकार से जो है प्रतीक आपको ध्यान रखने हैं कौन किसका प्रतीक है। कामायनी में मनु श्रद्धा और ईड़ा, परमेश्वर मन, हृदय और बुद्धि, यानी मनु मन का प्रतीक है, ईड़ा हृदय का प्रतीक है, और सॉरी भाई, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी अपनी मूल कथा को, उसके मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इनकी प्रधान पात्र श्रद्धा मानी रही है, यानी प्रधान पात्र पूछी जाए तो श्रद्धा काम की पुत्री होने के कारण उनका नाम जो है कामायनी भी है। श्रद्धा का एक अन्य नाम कामायनी भी है, जो ध्यान रखना है, क्योंकि ये काम की पुत्री थी। प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए भी अपने महाकाव्य का नाम कामायनी रखा है। इनकी कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद व शतपथ ब्राह्मण है। ये इनकी रचना का आधार रही है। ये तीनों रचनाएं जो है कामायनी की रचना का आधार है, तो ध्यान रखना है। और जो है श्रीमद् भागवत भी चार वही, तो ध्यान रखना है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत, ये सभी जो है संस्कृत भाषा की ये जो ग्रंथ है ये इनकी रचना का आधार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसू है। आंसू जो है कामायनी की किस प्रकार की रचना है? आंसू जो है एक कमाय विरह काव्य है, तो ध्यान रखना है। इनमें से जो है आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य है। इसमें प्रेमी की अतीत और मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार किया है। स्मृति के रूप में पराई तीन वस्तुओं का उल्लेख किया है। प्रिय के शारीरिक सौंदर्य, परिकुंभ की मदिरा और निश्वास मलय के झोंके का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की कीर्ति किस विकल्प में है? जयशंकर प्रसाद की कीर्ति जो हमें देखनी है, झरना, लहर, त्रिशुआमनी और जो है स्कंदगुप्त, या फिर परिमल गीतिका प्रबंध, या तुलसीदास निराला जी की रचना है। गीतिका निराला की है, परिमल ये निराला जी की रचनाएं है। निर्जा संदेह स्मृति की रेखाएं पथ के साथी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। और पल्लव, गुंजन, युग वाणी और ग्राम्य, ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। चरना, आंसू, लहर, कमायनी, ध्रुव, स्कंदगुप्त, ये सभी रचनाएं जो है प्रसाद जी की हैं, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं है? इनमें से किस कीर्ति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, चारुचंद लेख, ध्रुवस्वामिनी या फिर तितली? तो इनमें से जो है कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी और तितली तीनों रचनाएं जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की है, लेकिन चारुचंद लेख जो है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है, हजारी प्रसाद जी की रचना है, तो ध्यान रखना है। चारुचंद लेख के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, कुटुच, विचार प्रवाह और अशोक के फूल,
कल्पलता, आलोक पर, विचार और वितर्क, ये सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। कानन कुसुम, ध्रुवश्यामनी और तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप देखोगे तो इससे संबंधित कबीर नामक कीर्ति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कबीर पर ध्यान रखना है। और साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। साहित्य समिति इंदौर में हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है सूर साहित्य पर जो है कौन सा पदक दिया गया है? स्वर्ण पदक। आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया है, हजारी प्रसाद जी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? कानन कुसुम, झरना और कमायनी जयशंकर प्रसाद की है। दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप लोगों ने देख ही ली है। कानन कुसुम, वन मिलन, प्रेमाश्रय, प्रेम पथिक, रघुवंश, कमाल, छोटा जादूगर, आंधी, अघोरी का मोह, अपराधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, इनकी जो है कहानी है। प्रथम आकाशदीप आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? यामा, दीपशिखा, निर्जा महादेवी वर्मा जी की ये तीनों रचनाएं हैं। लेकिन आंगन के पार द्वार जो है अज्ञे की रचना है, तो ये ध्यान रखना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंगन के पार द्वार महादेवी की नहीं बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे की जो अन्य रचनाएं है, हरि और करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रोंदे हुए, ये पूर्वा इंद्रधनु रोंदे हुए, ये पूर्वा और सुनहले सेवाल, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, इत्तेलम, चिंता, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ। पहले में सन्नाटा बूंदता नहीं आएगा, पहले आएगा शायद, आई थिंक। और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो इस रचना का नाम। पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ। तो देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन 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 सी है? तो निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, तप, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय इत्यादि जो है महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी क्या है? ये प्रमुख काव्य रचनाएं है, काव्य संग्रह है। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। प्रसाद, पंत और निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन चार महान कवियों को वृहत चतुष्टय कहा जाता है। महादेवी वर्मा को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद में प्रकाशित हुई है। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सैके सेरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ व भारत भारती पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। महादेवी वर्मा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला भाई कभी भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है इनकी जो रचना पर जो है, इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, क्या ये कथन सही है? तो गलत हो जाएगा। महादेवी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नहीं नवाजा गया, तो ये ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ, भारत भारती, सैके सिरिया, मंगला प्रसाद, ये सभी पुरस्कार दिए गए लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। महादेवी वर्मा 1960 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगी। ये एक कुशल चित्रकार भी
रही है। कौन? महादेवी वर्मा जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं भाई। छायावाद के प्रमुख कवियों में से इनमें से गीतों की मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है। किनकी रचनाओं में? महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में गीतों की मधुर वेदना की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है। इसकी विविध गीतों में व्याख्या, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं और उन्होंने अनुभूतियों को विचार से समन्वित करने का प्रयास भी किया है। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है, सामाजिक जीवन के संदर्भ में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती हैं। उन्होंने अमरों के लोक की कामना नहीं की, वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती है। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया है, अमरता उनमें मानती है मरण त्योहार। अगर ये कथन भी पूछ लिया जाए, ये पंक्तियां पूछ ली जाए किसकी है, तो महादेवी वर्मा की। आजकल कथन पंक्तियों से संबंधित भी काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल समझ के साथ करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि परीक्षा में प्रश्नों को घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। अगर भाई वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। केवल सूक्ष्म गत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? केवल सूक्ष्म गत सौंदर्यता सत्ता का राग कहकर जो है छायावाद का विरोध करने वाला जो है इनमें से कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा जी द्वारा कहा गया है कि छायावाद सुतुल के प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म का वर्गगत सिद्धांत का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्यता की ओर जागरूक कर दिया है। इनकी इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया है। तो ये कथन पूछा जाए तो महादेवी वर्मा जी का है। जिस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि छायावाद के अंतर्गत काल्पनिकता की भावना हमें अधिक मिलती है, तो ये बात ही इन्होंने कही है कि हमारे लिए जो है छायावाद को यथार्थ रूप में ग्रहण करना कठिन हो गया है। किसके कारण? कि समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्यता इसमें अधिक दिखाई गई है छायावाद में। अतः स्पष्ट किया है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने महादेवी वर्मा ने छायावाद को सूक्ष्म के प्रति सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले जो लेखक हुए हैं वे डॉक्टर नगेंद्र जी हुए हैं। तो ये भी कथन हम आगे चल करके देखने वाले हैं, तो देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली। यह कथन किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन जो है महादेवी वर्मा जी का है। काफी इम्पोर्टेंट कथन है महादेवी वर्मा का। दुखांतवाद किसी सीमा का समाज कल्याण की भावना से संप्रयुक्त है। जो सॉरी भाई, वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली दीप शिखा से करती है, तो वहां आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं को जलाकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी वर्मा स्वयं साधना की आग में जलकर समाज जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती है। वे कहती है, दुखवर्ती निर्माण उन्माद ये अमरता नापते पद बांध देंगे अंक
संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। तो इस प्रकार से अगर ये पंक्तियां पूछी जाए तो ध्यान रखना है महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 27। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा भी महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। जिस प्रकार जो है मीरा ने स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, वही संपूर्ण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कर्षता को जो है हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया है, या हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी जो है महादेवी वर्मा को किन्होंने कहा है? निराला जी को। तो ये भी ध्यान रखना है। वीणा पाणी का मतलब ही सरस्वती होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 28। तेरा वैभव देखो या जीवन का कर्दन देखो। ये पंक्ति भी महादेवी वर्मा जी की है। ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? राम की शक्ति पूजा पर जो है निम्नलिखित में से कीर्तिवास रामायण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। जो कीर्तिवासी रामायण का आधार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की है। और निराला जी की कथा में परिवर्तन को नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है। इसमें अपने सर्जक के निजत्व के समीपता पहचान का प्रतिफलन है। यह राम कथा कम, निराला की रचनात्मक संशय और संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी अधिक मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चनों को हम जो बिल्कुल बहुत ही आराम से ध्यान से बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रही है। तो सभी क्वेश्चनों की आपको रिवीजन कर लेनी है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर आधारित रचना सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा है? तो अभी हमने पढ़ा है कीर्तिवास रामायण का। तो नेक्स्ट प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 31 से। इसी प्रकार से हम संपूर्ण हिंदी से साहित्य से संबंधित उन सभी प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षाओं में भी काफी सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो, या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी इम्पोर्टेंट रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य नए प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।